अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक खौफनाक और अनकही कहानी लेकर हाजिर है। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत सी खौफनाक कहानियाँ अनकही रह जाती हैं और अक्सर जब वो किसी को मिल जाती हैं तो उन्हें सुनने का एक मज़ा भी आता है। वो अलग बात है कि कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं। बहरहाल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नई कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम कैसर है। मेरे अलावा मेरे 3 दोस्त और हैं, शहजाद, अब्दुर्रहमान, जिसे हम प्यार से चरमखिया कहते हैं, और ग़ुलाम। हम 4 दोस्तों की बहुत पुरानी टीम है। हम एक ही इलाके में रहते हैं। उनमें से मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। मैं हर साल अपने तीनों दोस्तों को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता था, अलग अलग जगहों पे। कॉलेज हमारा ख़त्म हो चुका था और इस दफ़ा मैं अपने दोस्तों को एक सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे शुरू से ही शौक़ था पर असरार जगहों पर जाने का, ऐसी चीज़ों और ऐसे मखलूकों को देखने का जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिनके बारे में सिर्फ कहानियाँ बनती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन किसी ने आज तक उन्हें देखा नहीं, और जिसने देखा वो आज तक रहा नहीं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे और इन्हीं चीज़ों ने मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ कर दिया। हर वक्त मैं कोशिश करता कि हर बार किसी ऐसी जगह पर जाऊं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस करूं या ऐसा कोई एडवेंचर मेरी लाइफ में हो जिसमें मुझे खौफनाक चीज़ों का सामना करना पड़े। आज तक मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहें बताई, मैं बहुत सी जगहों पे गया भी, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल सिफर, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ मिला ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं। कुछ जगहों पे तो हम लोगों ने अपने खैमे लगाए, अपने टेंट लगाए और पार्टीज़ की कि शायद रात को इन जगहों पे कोई चीज़ मिल जाए। हाँ, सिवाय आवाज़ों के हमारे हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा का मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो अभी तक मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया था। एक दिन मैंने अपने तीनों दोस्तों को अपने घर में बुलाया और कहा कि जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लो, हम कल ट्रेन से कोयटा जा रहे हैं। हम सब लड़के कराची के रहायशी थे। सब लड़कों ने कहा कि कोयटा में कहाँ? तो मैंने कहा कि कोयटा से भी आगे निकलेंगे, लेकिन सरप्राइज़ है। बहरहाल तुम अपने अम्मी अब्बू से इजाज़त ले लो, कल 5 बजे की ट्रेन से हम लोग निकल जाएंगे। तुम्हारी टिकटें ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ। सब लड़के हैरान भी थे और खुश भी थे, क्योंकि हर बार ये ऑफ़र मेरी तरफ से ही होती थी। अल्लाह का शुक्र था, मेरे अब्बू एक बिज़नेसमैन थे और मेरा हाथ अब्बू ने हमेशा से खुला रखा था। इसलिए मेरे अब्बू ने मुझे कभी भी नहीं रोका अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करने के लिए या उनके लिए कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए। हमेशा से मेरे अब्बू कहते थे कि अपने दोस्तों पे खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। बस मुझे और के चाहिए था। बहरहाल सब लड़कों ने अपने घर से इजाज़त ले ली और हम लोग अगले दिन 5 बजे की ट्रेन में कराची से कोयटा की तरफ रवाना हो गए। बहरहाल अगले दिन 4:30 बजे तक हम लोग कोयटा पहुंच चुके थे। अब मैंने एक बंदे को हायर कर लिया था ताकि वो हम लोगों को कोयटा अलग अलग जगह पे घुमा सके। वो मेरे वालिद के दोस्त का ड्राइवर रह चुका था एक ज़माने में। बहरहाल अब वो वहाँ का टूरिस्ट गाइड था जो हमें 25,000 रुपये में कोयटा से आगे पूरे इलाके घुमाने के चक्कर में था, लेकिन मेरा इरादा कुछ और ही था। जब हम उसके साथ जा रहे थे तो मैंने उससे कहा कि यार तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम जो चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे वो उसके बारे में मेरे वालिद को या उनके दोस्तों को तो नहीं बताओगे? तो वो
ज़ोर से कह मार के हंसने लगा। उसने कहा, बेटा तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिसके बारे में मैं तुम्हारे वालिद को और उनके दोस्त को ना बताऊं? मैंने कहा कि देखें अंकल, अब हम लोग यंग लड़के हैं, घूमने के लिए आए हैं, मस्ती मौज करेंगे, फिर आप बता देंगे तो सब मज़ा ख़राब हो जाएगा, और इस डर से हम कोई शरारत भी नहीं करेंगे। उसने कहा, कोई मसला नहीं बेटा, तुम जो करना चाहते हो करो, इस वक्त जवान हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इखलाक से गिरी हुई कोई चीज़ ना करना बेटा। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लड़के नहीं, सिर्फ मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो बेटा। मैंने कहा, देखें अंकल, मुझे पुरअसरार जगहों पर जाने का बहुत शौक़ है, ऐसी जगहें जो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, और ऐसी जगहें जहाँ पे रूहें होती हैं, जहाँ पलाएँ, जहाँ चुड़ैलें, जहाँ जिन्नात होते हैं। उसने हंस के मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर करूं कि जिन्नात और शयातीन में फ़र्क होता है। जिन्नात वो होते हैं जो हमारे साथ भी रहते हैं, और जिन्नात अक्सर नेक होते हैं। हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ 2 जिन्नात होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, शयातीन का यहाँ तक मसला है, ये वो मखलूक है कि जो अल्लाह को नापसंद है, ठीक है, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है। दूसरी बात, जहाँ तक रहा हमजात का मसला, जो आप पूछते हो कि हमजात कौन है और ये कौन है, इनको भी आप भूत और जिन कहते हो, तो हमजात एक अलग चीज़ होती है। हमजात वो जिन्नात होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। अक्सर जब बंदे मर जाते हैं तो उनकी कब्र पे जिन्नात रहते हैं, फिर वही जिन्नात अक्सर लोगों को धोखा देते हैं उसी शक्ल में। अक्सर लोग कहते हैं कि एक बंदा मर गया और मैंने उसको यहाँ देखा, अक्सर वो उनके हमजात को देखते हैं, वो उनके जिन्नात होते हैं जो अक्सर लोगों को उसी शक्ल में धोखा दे रहे होते हैं। ये मखलूक अक्सर रात को निकलती है। बहरहाल अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि उन्होंने कहा, तुम और क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, ऐसी कोई जगह जहाँ बहुत हंड्रेड हो, जहाँ लोग जाने से डरते हों। उसने कहा, बेटा तुमने कोहे चेटन का नाम सुना है? हम सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू हो गए। हमने कहा, ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे? उसने कहा, वहाँ बेटा एक वक्त में 40 बच्चे जर के मर गए थे एक घर के अंदर। एक यतीम खाना था, पुरानी इमारत थी, किसी तरीके से वहाँ पे आग लग गई, खुदा जाने क्या हुआ, लेकिन 40 बच्चे जल के मर गए। अक्सर लोग कहते हैं कि वो 40 बच्चे अक्सर लोगों को दिखते हैं, उनकी चीखें सुनाई देती हैं, कभी वो बच्चे खेलते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। वो इलाका काफ़ी हॉन्टेड है, अक्सर लोगों ने कहा है। मैंने कहा कि हम लोग वहाँ पे विज़िट करना चाहेंगे। उसने कहा, बेटा वो पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई और जगह मुझे बताएं। उसने कहा, क्या बेटा तुम कोयटा में पहली दफ़ा आए हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, हम लोग पहली दफ़ा आए हैं। फिर उसने कहा, क्या तुम कोहे मरदार के नाम से इलाके को जानते हो? मैंने कहा, कोहे मरदार, ये क्या कौन सा इलाका है? हमें इन एरियो के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा, बेटा वहाँ पे एक ऐसी मखलूक है जो पाकिस्तान बनने से पहले भी लोगों ने देखी है। पहले ये मखलूक लोगों की मुर्गियाँ, जानवर, बकरियाँ, ये सब खा जाती थी या उन्हें अधमरी हालत में छोड़ के चली जाती थी। जब लोग देखते तो पता चलता कि किसी चीज़ ने उन्हें खाया हुआ है, और तब तक लोगों का मसला नहीं था। लेकिन जब इस मखलूक ने लोगों के बच्चों को खाना शुरू किया, अकेले लोगों को गायब करना शुरू किया, उसके बाद लोगों ने इस इलाके से कूच करना शुरू की। काफ़ी कम लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, लेकिन जो रहते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी कोई निकलता है तो अपने साथ किसी न किसी चीज़ को लेकर निकलता है। 2-3 लोग मिल के निकलते हैं, और रात के 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में 8 बजे के बाद लोग सो जाते हैं बेटा, और ये चीज़ें रात को 10-12 बजे के बाद ही निकलती हैं। ज़्यादातर लोग इनसे अनजान हैं, और जो लोग जानते हैं वो इनसे दूर रहते हैं, और जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो बचे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस मखलूक ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा, अंकल
इस मखलूक की खासियत क्या है ऐसी कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा। उसने कहा बेटा वो रूप चेंज करती है, अपनी शक्लें चेंज करती हैं, अपनी आवाज़ें चेंज करती हैं। ये एक चुड़ैल है, या तुम इसको कुछ लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हो पिच्छर पैरी। अक्सर हमारे इलाकों में इनको पिच्छर पैरी कहा जाता है। अब कराची में क्या कहा जाता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरहदी और हमारे इलाकों में इन्हें पिच्छर पैरी कहते हैं। अब हम सब लोगों ने एक तरफ देखा और हम लोग सब एक दूसरे को पिच्छर पैरी कह के हंसने लगे। बहरहाल मैंने कहा कि हमें उसी एरिया में ले चलें, हम वहीं पे जाना चाहेंगे। बहरहाल वो वहाँ के एक अच्छे होटल में हमें ले गया और कहा कि बेटा देखो मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि तुम यहाँ घूमने आए हो, ये बहुत खूबसूरत जगह है। दिन में अच्छी जगहों पे घूमो फिरो, तस्वीरें लो, वीडियोस बनाओ, मौज करो, मस्ती करो, और उसके बाद जल्दी रात को सो जाओ। बेटा हमारा यहाँ पे 3 दिन स्टे रहेगा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे लेके चलूँगा। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, कहीं भी जाना हो बेटा मुझे ज़रूर बताना, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, तुम मेरे बच्चों की तरह हो। बहरहाल हम लोगों ने कहा क्यों नहीं अंकल, हम आपको ज़रूर बताएंगे। वो हमें वहाँ छोड़ के चला गया। रात के वक्त हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो क्या कहते हो चक्कर लगाएं रात का। सब लोगों ने कहा कि तू पागल है, तूने सुना नहीं अंकल ने क्या कहा कि रात के वक्त वो मखलूक निकलती है और ज़्यादातर लोगों को पता है, उसके बावजूद तू यह बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है। बहरहाल हम में से अब्दुर्रहमान बहुत डरपोक था, जिसको हम प्यार से चरमखिया बोलते थे। उसने कहा जिसने जाना है जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। पहली बात मैं थक गया हूँ और दूसरी बात मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है कि मैं इन बलाओं से अपनी आँखें में टक्कर करता रहूँ। बहरहाल हम सब हंसने लगे और हमने कहा बुज़दिल तू यहीं बैठ और हम होकर आते हैं। बहरहाल कैसर के इसरार पे हम 2 दोस्त भी साथ में चलना शुरू हो गए। मैं उन दोनों दोस्तों को लेके अब रात के अंधेरे में सिगरेट पीते हुए जंगल की तरफ इलाके में ठहर रहा था। ये सब इलाका तकरीबन पहाड़ी था, रात का वक्त था, तकरीबन लाइटें ऑफ थीं, लोग सो चुके थे। इक्का दुक्का लाइटें जल रही थी जो हमें दूर से दिख रही थी, लेकिन ठंडी हवा थी, नवंबर का वक्त था। इन दिनों आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ रही होती है। कोयटा में तो वैसे भी नॉर्मल डेज में ठंड होती है, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद इन इलाकों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। बहरहाल मैं काफ़ी दूर तक अपने दोस्तों के साथ गया सिगरेट पीते हुए, और हम लोग यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। फिर हमें नींद आ रही थी, हम थक भी चुके थे, हम लोग होटल में वापस आ गए। बहरहाल रात के 1 पहर मैं उठा और उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं सिगरेट पीऊँ, और फिर मैं बैल्कनी में चला गया। उसके बाद मैंने जो देखा वो बताने के काबिल नहीं था। मैं वापस आया अपने कमरे में और कमरे में आके सो गया। मैंने अपनी खिड़की बंद कर ली और उस पर पर्दा डाल दिया। जब सुबह हुआ तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बहुत सख्त बुखार था। अंकल हमें लेने आए थे घुमाने के लिए, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है, उन्होंने कहा मेरे दूसरे दोस्तों को क्या तुम घूमना पसंद करोगे या इसके साथ इसकी आयादत करना चाहते हो। शहजाद ने और ग़ुलाम ने कहा कि नहीं अंकल हम लोग घूमना नहीं चाहेंगे, कैसे की तबीयत ख़राब है और ये सारा टूर इसी का था, हम इसकी वजह से इसको छोड़ के नहीं जा सकते। सारे के सारे लड़कों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने उन्हें कहा कि बस मुझे 1-2 घंटे आराम करने दो। मैंने पैराडोल की गोली खाई और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सो के उठा तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सामान बांधो, अब हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। दूसरे लड़कों को समझ नहीं आ रही थी, वो बार बार पूछ रहे थे कि ऐसा आखिर क्या हुआ है जो तू इतना डरा जा रहा है या तुझे इतनी जल्दी है। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, ये जगह बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ था और मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ ले आया। बहरहाल हम किसी और जगह चलेंगे और वहाँ पे हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इस वक्त शाम हो चुकी थी। हमने अंकल को बताया कि हम लोग यहाँ से इस होटल से मूव होना चाहते हैं। अंकल हमें उस एरिया से दूसरे होटल में ले गए। अब हमारी रात एक दूसरे होटल में गुजर रही थी।
वो वहाँ का काफ़ी खूबसूरत होटल था। बहरहाल शाम का वक्त था और हम लोग खाना खा रहे थे। एक खूबसूरत सी लड़की हमारे पास आई और उसने कहा कि आप लोगों का आगे कहाँ जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा हमारा इरादा यहाँ से आगे मरी निकलने का है। उसने कहा मैं अपने ग्रुप के साथ आई थी, लेकिन मेरे ग्रुप से मैं बिछड़ गई हूँ, वो निकल गए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आप लोगों के साथ हो जाऊँ। हमने बड़ी हैरत से उसे देखा और कहा कि तुम्हें कैसे पता कि हम लोग मरी ही जाने वाले हैं। उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त अब्दुर्रहमान ने मुझे बताया। जब वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया और फिर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हाँ, हमारा इरादा मरी जाने का है। हम सब ने अब्दुर्रहमान की तरफ घूर के देखा और उस लड़की को कहा कि ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। गुलाम और शहजाद मुझे आंखों से इशारा कर रहे थे कि उसे ना कर दे। दिल तो मेरा भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने एक लड़की को बेबस पाया और सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए। वो मैंने हामी में गर्दन हिला दी और कहा कि हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, शायद 1-2 घंटे तक या शायद कल। उस लड़की ने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है क्योंकि कल मेरे उनके साथ ज्वाइन करना है। अगर आप आज निकल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये वक्त रात का था। बहरहाल हमने कहा कि हम लोग आपको सोच के बताएंगे। मैंने अंकल से बात करनी मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि अब मसला लड़की का था। अगर हम लड़की का नाम लेते तो अंकल कुछ और समझते और फिर हमारे वालिद के सामने कोई और कहानी बताते। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया। प्लान ये था कि मैंने शहजाद को कहा कि तू मेरे साथ चल, अब्दुर्रहमान और ग़ुलाम तुम दोनों होटल में रुकोगे। देखो अगर कुछ हो गया, अगर 2 घंटे के अंदर 2 या 3 घंटे के अंदर हमने तुम्हें रिप्लाई कर दिया फ़ोन करके तो इसका मतलब हम सेफ हैं। अगर नहीं तो इसका मतलब है कोई मसला है, क्योंकि रात का वक्त है और हम इसकी मदद करने जा रहे हैं। ग़ुलाम ने मुझे गुस्से से कहा यार तुझे क्या मसला है, छोड़ उसको, वो हमारे रिश्तेदार लगती है क्या, जाने दे। बोल हमने नहीं जाना रात के टाइम, हम रात के टाइम नहीं निकलेंगे, हम आराम से दिन के टाइम निकलेंगे अंकल के साथ। क्यों मसले फड्डे में हाथ डाल रहा है, तुझे पता है ये इलाका सेफ नहीं है। फिर उस चुड़ैल के बारे में भी तो अंकल ने तुझे बताया है ना कि वो पिछल पैरी जो है वो तेरे पीछे ना पड़ जाए। उसने कहा देख यार, ज़िंदगी मजाक नहीं होती, उस ज़िंदगी को मजाक में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं ज़िद पे अड़ा हुआ था, मैंने एक बेबस लड़की की मदद करनी थी। शहजाद ने मुझे कहा यार तूने उसका चेहरा देखा, जैसे मुंह पे खून ही नहीं और मोटी मोटी आंखें, मुझे तो वो खुद एक बला लग रही थी। बहरहाल मैंने एक कहकर लगाया और मैंने कहा ओ मेरे बुज़दिल दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल शहजाद को मैंने कहा तू मेरे साथ चल, और उन दोनों को मैंने सिग्नल दे दिया था। हम रात के 9-10 बजे के टाइम पे उसके साथ निकल पड़े थे। बहरहाल अब टाइम गुजर रहा था, रात के 12 बज गए थे, लेकिन ना कैसर की कॉल आई और ना शहजाद का कोई मैसेज आया। हम लोग वेट करते रहे, फिर 1 बज गया। 1 बजे मुझे मेरे घर से कॉल आई। ये ग़ुलाम की वालदा थी जो उसको फ़ोन करके रो रही थी। ग़ुलाम ने कहा कि अम्मी क्या हुआ, क्यों धाड़े मार मार के रो रही हो। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बू को एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। ग़ुलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। ग़ुलाम ने कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सके पहुंचता हूं। उन्होंने कहा बेटा जितनी जल्दी हो सके पहुंच जा। मैंने अब्दुर्रहमान को कहा कि देख यार मुझे जाना है, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि देख यार उन दोनों को क्या करना है, अगर हम चले गए तो उनका क्या बनेगा। उसने कहा नहीं तू रुक, मैं जाता हूँ। फिर उसको ख्याल आया और उसने कहा अब्दुर्रहमान को तुझे तो वैसे चीज़ों से बहुत डर लगता है, तू अकेला क्या करेगा, तू भी मेरे साथ चल, हम फ़ोन पे उनको बता देंगे कि हम यहाँ से निकल गए हैं और वो बात समझ जाएंगे। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है यार, हम कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं या घूमने थोड़ी जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं यार मुनासिब नहीं लगता, तू एक काम कर, तू जा, इस वक्त तेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं रुकता हूँ, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े, या अगर वो नहीं आए तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा,
میں 1 سے 1.5 گھنٹہ اور ان کا ویٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے انکل کو فون گھمایا، ان کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ مجھے راتوں رات نکل گئے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ میرے باقی دوست کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس کیسرے کو بات پتہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے راتوں رات مجھے بس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب میں بس میں بیٹھ کے کراچی کی طرف روانہ تھا کہ اچانک 2 گھنٹے کے بعد مجھے فون آتا ہے، اور وہ فون عبد الرحمن کا تھا۔ عبد الرحمن رو رہا تھا۔ میں نے عبد الرحمن کو بولا کیا ہوا، تو رو کیوں رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ دونوں بہت زخمی ہیں، شہزاد کی موت ہو چکی ہے اور کیسر بہت بری حالت میں پایا گیا ہے۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ مجھے پولیس کا کال آیا تھا اور شاید تجھے بھی آئے۔ جیسے میں نے اس کا فون کٹ کیا، دوسرا فون مجھے پولیس کا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دونوں دوست زخمی ہیں اور تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم کراچی بھاگ رہے ہو؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس واردات میں تمہارا نام ہے، تم ملوث ہو، جلدی سے جلدی پولیس تھانے پہنچو۔ میں یہ سب سن کے بہت حیران اور پریشان تھا، اور پھر مجھے بابا جی کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ چڑیل کسی بھی طریقے سے روپ چینج کر لیتی ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا میرے والد کا۔ میں نے اپنی والدہ کو جلدی سے فون ملایا اور کہا کہ ہاں امی، سب خیریت ہے گھر میں، اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال میں بہت گھبرایا ہوا تھا، اور میں بہت گھبرائی ہوئی آواز سے پوچھ رہا تھا، اور میں رو رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے امی، اور وہاں ابو کا انتقال ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میری امی نے کہا تیرا دماغ خراب ہے کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ تیرے ابو کو لمبی زندگی دے، تمہارے ابو سو رہے ہیں اور تم یہ کیا بات کر رہے ہو کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، میرے دوست کا انتقال ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہ تم نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے؟ میں امی کی بات سن کے حیران پریشان رہ گیا، جیسے کہ میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے ہوں۔ میں نے کہا کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ نے 2 گھنٹے پہلے مجھے فون نہیں کیا اور کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، میری ماں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کہ میں نے تمہیں 2 گھنٹے پہلے فون کیا ہے؟ کیا میں نے اپنے موبائل سے تمہیں کال کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، نمبر تو ایسا تھا جیسے کوئی کسی لینڈ لائن سے کال کر رہا ہو، لیکن آواز تو آپ کی تھی امی۔ انہوں نے کہا بیٹا تم کیا کر رہے ہو وہاں، اور تم یہ کیا بول رہے ہو کہ شہزاد کی موت ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے عبد الرحمن کا کال آیا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں کلک ہوا، جس طرح سے مجھے یہ دھوکے کا فون آیا تھا، شاید اسی چڑیل نے عبد الرحمن کی آواز نکال کے مجھے کال کیا۔ اور میں نے کہا نہیں، شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرا دماغ کہاں حاضر رہتا ہے، آپ رکھیں فون، میں مسئلے کو حل کرتا ہوں، یہ کوئی میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ اب یہ 3 دوست مل گئے ہیں نا، اب مجھے پتہ ہے میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں۔ میں نے امی کو کسی بھی طریقے سے منا کے فون بند کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بس سے واپس نیچے اتارا اور دوسری بس لے کے کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلے میں پولیس اسٹیشن گیا تاکہ یہ خبر سچ ہے یا نہیں۔ جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو دیکھا وہاں میرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا دوست کیسر بہت ہی بری حالت میں ہاسپٹل میں ملا ہے، جبکہ شہزاد کا اس وقت کوئی خبر نہیں۔ جس گاؤں والے نے شہزاد کو دیکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ شہزاد بہت ہی زخمی تھا اور وہ بھاگ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا، لیکن جتنے اس کے زخم تھے شاید اب تک وہ مر گیا ہو۔ ہمیں جہاں تک انفارمیشن ہے کہ وہ جس حالت میں تھا اس حالت میں وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے اور یہ کیا کس نے؟ انسپکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یہی بیٹا ہے سوال ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے اور کیا کس نے؟ تم تو نہیں ملوث، اور تمہارا دوسرا دوست کدھر ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ وہ تو ہوٹل میں ہے، اور پھر میں نے انہیں کہا کہ میری بات سنیں، میں آپ کو پوری کہانی بتاتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو پوری کہانی بتائی، اور پھر بتایا کہ عبد الرحمن اور مجھے ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کال کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ جس لڑکی نے تمہیں جانے کے لیے کہا تھا اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اس لڑکی کا نام فرزانہ ہے۔
बहरहाल उन लोगों ने जब चेक किया तो उसी होटल के एक रूम में लड़की थी जिसका नाम फरजाना था। वो उसको उठा के थाने में ले आए। जब थाने में ले आए और हमने देखा तो मैं बहुत हैरान था। मैंने पुलिस वालों को कहा कि ये फरजाना नहीं है, ये तो कोई और लड़की है। फरजाना के साथ उसकी वालदा भी थी। वो पुलिस वाले पे बरस पड़े। उसने कहा कि किसी भी आवारा लोंडे ने मेरी बेटी का नाम लिया हो तो मेरी बेटी को और मुझे यहाँ उठा के लेकर आ गए, किस बिना पे मैं तुम लोगों पे केस करूँ। इस तरह की बहुत सी बातें उसने गुस्से में की। बहरहाल मैंने कहा माँ जी मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा, वो जो लड़की थी वो उसका नाम भी फरजाना था लेकिन वो ये नहीं है। लेकिन उसने रूम नंबर आप ही का बताया था हमें, रूम नंबर 14। बहरहाल अब उसने काफ़ी हमें लानते भेजी और वो वहाँ से चले गई। पुलिस वाला मुझे देख रहा था। मैंने कहा आप मेरा यकीन करें, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अब्दुलरहमान से पूछें। अब्दुलरहमान इस वक्त भी होटल के कमरे में ही है, हम दोनों ने देखा था फरजाना को। और अगर आपको और भी यकीन नहीं आता तो जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर CCTV कैमरा भी है, आप उस कैमरे में उस लड़की को साफ साफ देख सकते हैं। बहरहाल अब ये बात इतनी वाज़ेह तरीके से मैं कर रहा था कि उन्होंने कहा ठीक है अब्दुलरहमान को बुलाओ। पहले अब्दुलरहमान को फ़ोन किया गया तो रिसेप्शन में पता चला कि अब्दुलरहमान तो फरजाना नाम की लड़की के साथ निकल चुका है। मैंने उधर ही अपना सर पकड़ लिया। पुलिस वाले ने कहा कि फरजाना? कौन फरजाना? फरजाना तो हमारे साथ अभी यहाँ से निकली है। कहते नहीं, एक और लड़की थी उसका नाम भी फरजाना था जो कल इनके साथ थी और वो आज उसे लेने आई थी। मैंने सारी बातें सुनी है क्योंकि बात रिसेप्शन पे ही हो रही थी। उसने कहा था कि शहजाद और कैसर का एक्सीडेंट हो चुका है और वो दोनों बड़ी बुरी हालत में हैं, जबकि कैसर हॉस्पिटल में है और शहजाद जंगल में एक्सीडेंट के पास जो गाड़ी है वहीं पड़ा हुआ है, तो उसकी मदद करनी है। वो इसलिए अब्दुलरहमान को लेने आई थी। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं अपना हाथ अपने सर पे बार बार मार रहा था और कह रहा था सर ये वही मखलूक है जो मेरे दोस्त को ले गई, अब इसका क्या बनेगा। बहरहाल पुलिस वाले जल्दी 3-4 लोगों को मुझे बिठा के होटल की तरफ गए। होटल में जाके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर हम लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। मैं पुलिस वालों के साथ ही था। जंगल में काफ़ी दूर तक हम लोग गए लेकिन हमें अब्दुलरहमान नहीं मिला। हाँ, लेकिन रात ढलती गई और सुबह होने तक हम लोगों को शहजाद की लाश मिल गई थी। शहजाद की लाश ऐसे उतरी हुई थी जैसे उसको किसी ने बड़े बड़े पंजों से नोचा हो, उसे जगह जगह से खाया हो, किसी नुकीली चीज़ से उसको काटा गया हो, जैसे कोई जहरीले बड़े दांत। समझ नहीं आ रहा था कि उसको मगरमच्छ ने चुबाया है या किसी शेर ने या भेड़िए ने नोचा है। उसका जिस्म इतनी बुरी तरह से उधड़ा हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ उसके कपड़ों और टोपी की वजह से उसकी पहचान हुई। हम उसको लेकर आ गए थे और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाला ने उसकी लाश दे दी थी हॉस्पिटल में। अब्दुलरहमान को कुछ पता नहीं था। बहरहाल अगले दिन जब कैसे होश में आया तो कैसे से पूछा गया। कैसे अपने होश में नहीं था। वो बार बार बोल रहा था कि वो लड़की एक गैर मखलूक थी। जब वो हमें जंगल में ले गई तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको, मुझे काम है, मुझे बाथरूम आ रहा है। और हमने गाड़ी रोक दी। फिर वो बाहर निकली और चलना शुरू हो गई। काफ़ी दूर पैदल चलने लगी। मैंने कहा अकेली कहाँ जा रही हो? तुमको तो बाथरूम करना था तो इस दरख्त के पीछे चले जाओ। और जब वो मुड़ी तो कुछ और ही चीज़ थी। उसकी आंखें लाल लाल थी, उसके दांत बड़े बड़े थे, उसके बाल लंबे होते जा रहे थे, उसके बाद उसकी कमर लंबी होती जा रही थी और उसकी कमर के आगे से 2 टांगें और निकल गई। अब वो एक भेड़िए की शक्ल अख्तियार कर रही थी। समझ नहीं आ रही थी ये क्या मखलूक है। हम लोगों ने जिस वक्त भागने की कोशिश की उस वक्त उसने हमारी गाड़ी पर हमला बोल दिया। मैं तेज़ भाग रहा था और शहजाद दूसरी तरफ। उसने शहजाद की तरफ हमला किया और पहले शहजाद को चीर फाड़ना शुरू किया। उसके बाद वो मेरी तरफ काफ़ी देर तक भागती रही। उसने मुझे पंजे भी मारे लेकिन मैं कभी पत्थर पे गिरता, कभी कहाँ गिरता, लेकिन भागता गया, रुका नहीं। और इस तरह से मैं एक गांव वाले के हाथ लग गया। जब मैंने एक घर देखा मैं उसके करीब चला गया और जब मैंने चीखा तो वो बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे बचाया। वो मखलूक वहीं से वापस हो गई। अब मुझे मालूम था कि वो शहजाद के पीछे जाएंगी। मैंने जल्दी पुलिस को कॉल किया
उस वक्त मेरे होश हवास में थे, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं। फिर उसने कहा कि शहजाद का क्या हाल है? शहजाद ठीक है। हमने बताया कि शहजाद की हालत बहुत ख़राब है, वो उधड़ी हालत में मिला है और वो मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर मैंने उसको बताया कि अब्दुर्रहमान को भी वही लड़की अपने साथ ले गई है और उसका कुछ पता नहीं है। वो रोने लगा। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को ग्रिप बहुत तेज़ी ज़ोर से पकड़ी हुई थी और वो कह रहा था कि काश मैं यहाँ का प्रोग्राम नहीं बनाता, काश मैं ये ज़िद ना करता, काश मैं गैर मखलूकी चीज़ों को देखने की ज़िद ना करता। बहरहाल वो ये सब कह रहा था और चीख चीख के रो रहा था। बहरहाल लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आज इस बात को 17 साल गुजर चुके हैं। कैसर अब अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। हर वक्त वो उसी गैर मखलूकी बला के बारे में बोलता रहता है। कभी दीवारों पे उसकी पेंटिंग करता है, कभी उसकी आंखें बनाता है, कभी उसकी टांगें, कभी उसका जिस्म बनाता रहता है। उसके माँ बाप ने उसका इलाज कराने की बड़ी कोशिश की, उसका रूहानी इलाज जगह जगह करवाने की कोशिश की, लेकिन आज भी वो उसी हालत में है। अब्दुर्रहमान का आज तक पता नहीं चला उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। शहजाद जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त था, उसकी उधड़ी हुई लाश, और बाद में पोस्टमार्टम के बाद ये लिख दिया गया कि किसी जानवर ने उस पर हमला करके उससे खा लिया। मुझे समझ नहीं आई कि उस मखलूक ने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आज भी सोचता हूँ और हैरान रहता हूँ। शायद मैं आयतुल कुर्सी का विर्द बहुत ज़्यादा करता था। मैंने आयतुल कुर्सी का एक तावीज़ भी पहन रखा था। मैं हर रास्ते पे, हर जगह पे आयतुल कुर्सी पढ़ के घुसता, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता। गाड़ी में बैठने से पहले भी आयतुल कुर्सी, निकलने के बाद भी आयतुल कुर्सी, कमरे में जाने से पहले भी आयतुल कुर्सी, कमरे से निकलने के बाद भी आयतुल कुर्सी। मैंने आयतुल कुर्सी को इस तरह से अपने आप से बांध लिया था कि शायद उस आयतुल कुर्सी ने मुझे बचा लिया। मैं सिर्फ दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ और अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी दोस्त को ये शौक़ है कि वो ऐसे मखलूक को देखे, तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते उसे समझाए कि ये चीज़ें देखने के काबिल नहीं होती, और अगर कोई इन्हें देख लें तो ये चीज़ें उसे छोड़ती नहीं हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को देखने की ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, अल्लाह ने इन सब मखलूकों को हमारे साथ बनाया है। जिस तरह हम इंसान हैं, इस तरह जन्नात हैं, शैतान हैं, बलाएँ हैं, चुड़ैलें हैं, बदरूहें हैं। ये सब चीज़ों का दुनिया में नज़ूल है और ये हकीकत है कि ये सब चीज़ें होती हैं। इन्हें देखने की ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा भी इन्हें देखने की ज़िद करता है, या तो वो बचता नहीं, या फिर वो इस हालत में आ जाता है जिस हालत में आज मेरा दोस्त कैसर है। बहरहाल इसी के साथ आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना भूलिएगा, और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने भाई वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।